हेलो, वेलकम टू माय चैनल कैलकुला। मेरा नाम रणधीर पांडे है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिज़िक्स सिलेबस का जो सेकंड चैप्टर है मैथमेटिकल मेथड्स। ठीक है। सो इसके पहले हमने फिज़िक्स का एक चैप्टर और केमिस्ट्री का एक चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर थे वो हमने देख लिए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वही फिज़िक्स का जो सेकंड चैप्टर है मैथमेटिकल मेथड्स। ठीक है यार, पढ़ते हैं इसे। स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक चीज़ों के साथ, जैसे कि पहले जो कंसेप्ट है वो है स्केलर्स के बारे में। ठीक है, क्वांटिटीज को हम स्केलर कब बोलते हैं? तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय देयर मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब क्या? कोई नंबर और उसके साथ कुछ यूनिट होगी। तो अगर ऐसा कुछ हो पा रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे? फिर स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। तो ये कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। तो सिंपल सी बात समझ में आई गई होगी आपको, मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप बस एक नंबर के द्वारा और नंबर के साथ कोई यूनिट होगी उसके द्वारा, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, इसके द्वारा अगर हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? स्केलर्स। ठीक है। और स्केलर्स के आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अभी अगर मुझे डिस्टेंस ट्रैवल करना है कुछ इस ए पॉइंट से कोई बी पॉइंट तक, तो जो भी रास्ता होगा वो कैसा भी हो सकता है। ठीक है, रास्ता हमें नहीं पता, कुछ ऐसा होगा रास्ता। और यहाँ पे आप देखो तो कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे जो आपको डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो कैसा भी हो सकता है ना, जिगजैग या अप्स एंड डाउन से भरा हुआ। आपका बस मेन ये है कि ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, मैं बताता हूँ। ठीक है, 5 किलोमीटर डिस्टेंस है, वो इनफ है। वो क्या है? इनफ है कि भाई 5 किलोमीटर डिस्टेंस है और मुझे यहाँ पे कहीं भी डिस्क्राइब करने की जरूरत ही नहीं है कि डायरेक्शन क्या होगा उसका। ठीक है, वैसे यहाँ से आपको नासिक से मुंबई जाना है तो फिर वहां पे ये थोड़ी मैटर करता है कि भाई डायरेक्शन क्या है। अच्छा, बोल दिया यार, 150 किलोमीटर है या 180 किलोमीटर है, इनफ है। हाँ भाई, इतना दूर है, ठीक है। डायरेक्शन मैटर करता नहीं डिस्टेंस में। सो हम इसको तो पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो एक नंबर से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसलिए डिस्टेंस हो गया आपका एक स्केलर क्वांटिटी। अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड का भी आपको अगर फॉर्मूला पता होगा, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है, जैसे तो आपने जैसे देखा। टाइम भी आप बोल सकते हो ना यार, टाइम की कुछ वैल्यू होती है कि भाई 5 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं। अब इसमें ऐसा तो इसमें डायरेक्शन थोड़ी बताना पड़ता है आपको, है ना? वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, बट डायरेक्शन बताने की जरूरत है क्या इसमें? कि 6 बज रहे हैं, हिंदी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 6:30 बज रहे हैं ना, ऐसा ऐसा थोड़ी हम बोलते हैं। अभी उसका एक ही डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। सो टाइम भी क्या होता है अपना? स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस तो स्केलर है ही, और इनका जो रेशियो है वो भी आपको एक स्केलर ही मिल रहा है जो कि स्पीड है। ठीक है, स्पीड की भी कोई दिशा नहीं होती, जो है वैल्यू होती है। फिर वर्क डन। ठीक है, जो आप काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, तो वर्क का जो जो वर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है, बट वर्क के लिए भी डायरेक्शन बताने की जरूरत होती नहीं है, बस वैल्यू से सब कुछ क्लियर हो जाता है। सेम गोज फॉर एनर्जी। अभी आपने पहले पढ़ा होगा, आई थिंक 9th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था वर्क एंड एनर्जी करके। तो वर्क और एनर्जी ये रिलेटेड कंसेप्ट है कि भाई वर्क उतना ही हो पाएगा जितनी एनर्जी होगी बॉडी में। सो वही चीज है ना यार, कि अगर वर्क हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी, तो एनर्जी भी क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। और ऐसे बहुत सारे और भी एग्जांपल है। ठीक है, एग्जांपल्स की कमी हमें नहीं है अपने को। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है वेक्टर्स। सो वेक्टर्स क्या होते हैं? ये भी एक ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, बट इनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। ऐसे बोल सकते हो कि इनको डिफाइन करने के लिए आपको दो चीज चाहिए होगी, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं वेक्टर्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं? वेक्टर्स। जनरली पूरा चैप्टर इसके ऊपर ही है। क्लियर है? सो इसमें आप फिर देखोगे, इसमें एग्जांपल क्या? डिस्प्लेसमेंट है। जैसे आपने यहाँ पे ऊपर देखा था ना, ये डिस्टेंस था, जिस जो भी आगे पीछे ऊपर नीचे रास्ता गया हुआ है वो जाके फिर आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचा देगा। बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
ये क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ए और बी में अगर कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर पॉसिबल होगा, या मैं बोलूँ अगर मेरे ऊपर ये है कि यार मुझे एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनाना है, तो वो रास्ता कैसे होगा? क्या वो रास्ता ऐसा होगा? एकदम स्ट्रेट, जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, एकदम स्ट्रेट अगर मैंने रास्ता बना दिया, क्या यही सबसे शॉर्टकट रास्ता होगा? है ना? तो इसको ही हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ये तो पढ़ा भी है आपने वैसे भी, कि डिस्टेंस होता है कि जो एक्चुअल पाथ ट्रैवल करना है वो आपका डिस्टेंस है, और जो शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और मुझे अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर आना है तो यही दिशा होगी ना। तो यहाँ पे बस एक ही सिंगल डायरेक्शन है जो कि डिफाइन कर रहे हैं मेरे डिस्प्लेसमेंट को। नो डाउट वैल्यू भी है इसकी कुछ ना कुछ। अभी 5 किलोमीटर की जगह जगह यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा 2 किलोमीटर, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, मैं यहाँ पे शॉर्टेज डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। तो 2 किलोमीटर हो गया उसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या होगा? फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ये डायरेक्शन होगा। तो दोनों चीजें, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया अपना? वेक्टर क्वांटिटी हो गया। क्लियर है? उसके बाद वेलोसिटी की बात करें, जैसे आपका आपके स्पीड के फॉर्मूले में यहाँ पे डिस्टेंस था, सेम वेलोसिटी के फॉर्मूले में क्या होता है? वेलोसिटी के फॉर्मूले में होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ऐसा। सो वेलोसिटी अगर डिस्प्लेसमेंट से बना है, इस लॉजिक से आप याद रखो कि डिस्प्लेसमेंट से अगर ये बना है और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वेलोसिटी मस्ट आल्सो बी अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। उसके बाद फोर्स की बात करें यार, फोर्स का भी तो सेम ही हिसाब है ना। जैसे अगर फोर्स आप देखो, लेट से ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में। ठीक है। अब मान लेते हैं आप जो भी फोर्स लगा रहे हो, लेट से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तो ये 5 न्यूटन क्या हो गया? वैल्यू एंड यूनिट, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन आप देखो ना, आप डायरेक्शन यहाँ पे देखो, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है। अभी मैंने फोर्स लगाया तो डायरेक्शन बताना पड़ेगा मुझे। मैं लेफ्ट टू राइट लगा रहा हूँ या राइट टू लेफ्ट लगा रहा हूँ, ऊपर से नीचे लगा रहा हूँ, नीचे से ऊपर लगा रहा हूँ ना, तो ये डायरेक्शन स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो फोर्स को आपको डायरेक्शन चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे दोनों चीज होगी, मैग्नीट्यूड भी हो गया और डायरेक्शन भी हो गया। मतलब आपका फोर्स भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको स्केलर्स और वेक्टर से पूरी क्लैरिटी हो चुकी है। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है यार, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर ग्राफिकली एंड सिंबॉलिकली। सो ये क्या चीज़ है? मतलब हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं दो तरीके से, ग्राफिकली या सिंबॉलिकली। सो इसमें देख लो, पहला जो है आपका ग्राफिकली या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे हम कर रहे हैं यहाँ पे? जैसे कि लेट से दो पॉइंट है ना, लेट से ये एक पॉइंट है P और ये एक पॉइंट है Q। ठीक है। और मैं यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट देखना चाहता हूँ कि भाई P पॉइंट से Q पॉइंट की ओर जाना है विद द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल विच इज अ डिस्प्लेसमेंट। तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कुछ ऐसे, है ना? तो ये हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आपने डिस्प्लेसमेंट शो किया है फ्रॉम ए टू, सॉरी फ्रॉम पी टू क्यू विद दिस एरो, कि भाई यहां से यहां की ओर जा रहा। तो ये हो गया इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सिंपल यही है और कुछ नहीं है। ठीक है। और जो अपना सेकंड है वो है सिंबॉलिक, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं यहाँ पे, वैसे तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम कुछ हद तक इसमें भी यूज करने वाले हैं, सिंबॉलिक में भी। बाकी इस चीज को एक बार और देख लो कि ये जो मैंने एक एरो बनाया है कहाँ से कहाँ की ओर, इसमें जहां पे आप ये एरो देख रहे हो उसे हम बोलते हैं हेड। और जहां पे जहां पे वो स्टार्ट हो रहा है वेक्टर, उससे हम बोलते हैं टेल। ठीक है। सो ये हेड और टेल है, ये भी आप याद रखना। फिर नेक्स्ट है अपना सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो अगर, ठीक है, अगर मेरे को यही वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है बट सिंबॉलिक फॉर्म में, तो मैं कैसे करूंगा?
मैं पहले बात तो इसको रिप्रेजेंट करूंगा कोई कैपिटल लेटर के तौर पे, मान लेते हैं कि वो कैपिटल लेटर है ए। ठीक है। और ये एक वेक्टर है तो इसके ऊपर एक हम ऐसा कुछ साइन डाल देंगे, ए वेक्टर। इसे हम क्या बोलेंगे, ए वेक्टर। जनरली ये कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे हम इसे। ठीक है, हम हमेशा ये सब चीज़ें नहीं बनाएंगे, बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं, हम छोटे में ट्राई करेंगे उसे रिप्रेजेंट करने की। और सिंबॉलिकली इसको हम ऐसे कुछ रिप्रेजेंट करेंगे। कोई और आप अल्फ़ाबेट भी ले सकते हो, कोई और कैपिटल अल्फ़ाबेट भी आप ले सकते हो। ठीक है। और ठीक है, उसके बाद इसके अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, अभी वेक्टर में तो आपको पता ही है ना कि मैग्नीट्यूड भी तो होता है। सो मैग्नीट्यूड आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसका, अगर आप मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो कैसे करोगे, देखो। चाहे आप ऐसा लिखो, ठीक है, या फिर आप ऐसे रिप्रेजेंट करो, या फिर आप बस ए ही लिख दो। समझ में आ रहा है ये चीज? आपको करना क्या है? मतलब मुझे अगर बहुत बार हम ये चीज कर रहे होंगे कि हमें वेक्टर के मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, तो अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कैसे करेंगे, चाहे आप ये दो लाइन बनाओ और ए बना दो, तो ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए। या फिर आप वही वेक्टर के आजू बाजू लाइन खींच दो, तो ये भी हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए। या फिर आप सिंपली वही लेटर लिख दो बिना किसी चीज के साथ, ये भी आपका मैग्नीट्यूड ही हो गया। ठीक है, तो सिंपल सा ये तरीका है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का, जो कि हम मैक्सिमम टाइम्स कर रहे होंगे। मैक्सिमम टाइम्स पूरा वेक्टर इस पे टिका है। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है अपने पास वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे कुछ आपके महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक में कुछ टाइप्स दिए हैं, तो हम वही डिस्कस करेंगे। एक होता है जीरो वेक्टर, सेकंड है रिजल्टेंट वेक्टर, थर्ड है निगेटिव वेक्टर, फोर्थ है इक्वल वेक्टर्स, एंड फिफ्थ वन इज पोजीशन वेक्टर। ठीक है, एक बार में एक देख लेंगे, आराम आराम से क्लियर हो जाएगा। जैसे आप जीरो वेक्टर देखो, तो नाम में जीरो आ रहा है, मतलब आपको याद रखना है कि जीरो आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा इसका। देखो, जीरो वेक्टर मतलब ऐसा होता है कि एक ऐसा वेक्टर है ये जिसके पास जो मैग्नीट्यूड है ना, जो मैग्नीट्यूड है वही है जीरो। डायरेक्शन है, ठीक है, डायरेक्शन कुछ होगी, कोई आर्बिटरी डायरेक्शन होगी यहाँ पे, डायरेक्शन होगा, बट यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसे वेक्टर को ही हम क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। सिंपल। ऐसे आप बोल सकते हो डेफिनेशन तौर पे, वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिटरी डायरेक्शन इज कॉल्ड जीरो वेक्टर, है ना। बाकी इसको हम डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं, सिंबल जो है जीरो ही लिखोगे और जीरो के ऊपर आप वेक्टर बना दोगे, तो ये हो गया आपका जीरो वेक्टर। ये इसका सिंबल है। ठीक है, क्लियर है जीरो वेक्टर सबको कि मैग्नीट्यूड जीरो होना चाहिए और डायरेक्शन हो सकता है। और डिनोट करते हैं हम इसे कुछ ऐसे, जीरो बना के ऊपर हम एरो बना देंगे। नेक्स्ट है अपने पास रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब ये क्या चीज है, तो डेफिनेशन कुछ इसकी ऐसी है ना रिजल्टेंट वेक्टर की, कि दो या उससे ज्यादा अगर आपके पास वेक्टर्स हैं, और अगर मैं उनके द्वारा जो क्रिएट किए हुए जो भी वहां पे ना इफेक्ट होगा, उसको अगर मैं रिप्लेस कर पाऊं विद अ सिंगल वेक्टर, तो उस सिंगल वेक्टर को ही हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, ये चीज है। वापस से बोलता हूं, रिजल्टेंट वेक्टर वो सिंगल वेक्टर है जो दो या उससे ज्यादा वेक्टर्स के द्वारा जो इफेक्ट बन रहा है, उस इफेक्ट को सिंगल हैंडेडली क्रिएट कर सके, तो हम उसे क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। चलो इसको मैं थोड़ा अच्छी तरीके से बता दूं। मान लेते हैं कि कुछ ऐसे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऐसा मैं कुछ ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, और मान लो कि ना मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस पे कुछ अलग अलग दिशा में, लेट से मान लो कि मैं एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, इसको मैं F1 बोल लेता हूँ, और एक इस दिशा में फोर्स लगा रहा हूँ, इससे मैं F2 बोल देता हूँ। ठीक है, मतलब सेम ऑब्जेक्ट है, बट दो अलग अलग डायरेक्शन में क्या लगा रहा हूं, मैं फोर्स लगा रहा हूं, और जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो ऑब्जेक्ट बेशक मूव करेगा, है ना।
तो ये मेरे हिसाब से अगर बस यही होता तो ये कुछ इस डायरेक्शन में जाता, ये यही फोर्स होता तो ये इस दिशा में जाता। बट दोनों ही फोर्स है तो ये मिला जुला के कुछ ट्राई करेगा इस दिशा में जाने का। ठीक है, ऐसा कुछ फील आ रहा है? ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो क्या मैं ये दोनों ही फोर्स को अगर मैं इग्नोर कर दूं और मैं बोलूं कि अच्छा ये अगर यहीं जा रहा है, तो मैं उसको एक ही फोर्स से बता सकता हूं ना? समझ में आ रहा है आपको? मतलब ये एक चीज है कि अगर दो या उससे ज्यादा वेक्टर्स लग रहे हैं और वो कोई इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, और आपने वही सेम इफेक्ट क्रिएट कर दिया विद अ सिंगल वेक्टर, तो वही वेक्टर हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आ रहा है ये चीज? देखो ये और ये F1 और F2 जो फोर्स लगा रहे थे इस ऑब्जेक्ट पे, क्रिएट कर रहे थे एक मोशन और डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायरेक्शन। और अगर मैं ये दोनों फोर्स ना लगाऊं और मैं अगर बस ये Fr वाला फोर्स लगा दूं ये वाले दिशा में, तो मुझे वही डिस्प्लेसमेंट मिलेगा जो ये दोनों क्रिएट कर रहे थे। इसलिए मैं Fr को बोलूंगा इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, इसके ऊपर हमें बहुत सारे काम करने हैं रिजल्टेंट वेक्टर के ऊपर। तो बस इतना पहले तो फील ले लो आप फटाफट, है ना? ऐसे हम इसको कर सकते हैं डिफाइन की द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू और मोर वेक्टर। ऐसा जरूरी नहीं दो ही वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर निकलता है, नहीं, दो या उससे ज्यादा वेक्टर हो सकते हैं, मिनिमम दो नहीं चाहिए। सो द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू और मोर वेक्टर्स इज डिफाइंड एज दैट सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट। है ना, वही इफेक्ट क्रिएट कर रहा है जो कि बाकी के वेक्टर साथ मिलके क्रिएट कर रहे थे, ये अकेले ही वही इफेक्ट क्रिएट कर देता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर की बात। फिर नेक्स्ट है अपना निगेटिव वेक्टर। ठीक है, अब निगेटिव वेक्टर क्या है देखो ध्यान से। मान लो कि एक वेक्टर कुछ ऐसे मैं बना देता हूं और एक वेक्टर ऐसे। ठीक है, ये मान लेते हैं कुछ बी वेक्टर है, ये है आपका ए वेक्टर। ठीक है, सो इसमें आप क्या कर सकते हैं देखो। अब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि अच्छा दोनों का जो लेंथ है ना वो क्या है? सेम है ऑलमोस्ट, है ना? या मैं उतना अच्छे से क्लियर से अगर बना नहीं पाया तो भी आप यहाँ देख सकते हो कि जो लेंथ है वो सेम है। अच्छा जनरली देखो ये चीज भी होती है कि अच्छा मैंने छोटा एरो बनाया और मैंने एक बड़ा एरो बनाया, तो ये दोनों ही कुछ ना कुछ वेक्टर है। बट जो छोटी लाइन है वो एक ऐसा वेक्टर है जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम है और बड़े वाले वेक्टर में मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ठीक है, उसके लेंथ पे उसका मैग्नीट्यूड भी डिफाइन होता है। तो अगर ये दोनों का लेंथ सेम है तो मैग्नीट्यूड क्या है दोनों का? सेम रहेगा। यही ना, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा। बट डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है। यही होगी ना डेफिनेशन, डेफिनेशन यही है। नेगेटिव वेक्टर एक दिए हुए वेक्टर का एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है बट डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट होता है। तो अगर मैं बी वेक्टर की बात करूं तो बी वेक्टर के लिए ए वेक्टर इज द नेगेटिव वेक्टर और ए वेक्टर के लिए बी उसका निगेटिव होगा, मतलब निगेटिव वर्जन होगा। क्योंकि आपस में दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन इक्वल। इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर, क्योंकि एट एंड वेक्टर है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया। कि भाई वैल्यू तो इक्वल है, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, कि नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि भाई दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। सेम गोज फॉर बी एज वेल, हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर आप बोल सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो टाइप ऑफ वेक्टर है वो है आपका इक्वल वेक्टर्स। अब ये क्या है देखो ध्यान से। ये भी इक्वल वेक्टर्स वाली बात भी दो या उससे ज्यादा वेक्टर्स के लिए ही होगी, जैसे आपका नेगेटिव वेक्टर भी था। दो वेक्टर के बारे में बात हो रही थी, यहाँ पे भी आपको कुछ ऐसे ही मोर देन वन वेक्टर आपको लगेंगे यहाँ पे। सो वही है कि यार दो वेक्टर है, ऐसे मैं दो वेक्टर बना लेता हूँ। इसको ए बोल लेते हैं, इसको बी बोल लेते हैं। तो जो दो वेक्टर है ए एंड बी, पहली बात तो कुछ कंडीशन है इक्वल वेक्टर्स के लिए। पहली कंडीशन ये है कि जो दोनों वेक्टर हैं ये सेम फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने चाहिए।
समझ में आ रहा है? ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि ये अगर फोर्स वेक्टर है तो ये भी फोर्स का वेक्टर होना चाहिए, ये डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है तो ये भी डिस्प्लेसमेंट का ही हो। ठीक है, ये एक्सेलरेशन का तो ये भी एक्सेलरेशन का ही हो। मतलब क्या, कि दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने चाहिए। और ये दोनों को हम इक्वल कब बोलेंगे, इनको हम इक्वल तभी बोलेंगे जब इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, और सेकंड क्या होना चाहिए, डायरेक्शन भी इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? देखो ए वेक्टर है, यहाँ पे बी वेक्टर है, दोनों का लेंथ सेम दिख रहा है आपको, बिल्कुल, तो मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल है। और डायरेक्शन में देखो ना, ये भी लेफ्ट टू राइट है, ये भी लेफ्ट टू राइट है, तो डायरेक्शन भी क्या है, इक्वल है। या ऐसे बोलो ना कि भाई दोनों पैरेलल हैं, अगर पैरेलल भी हैं, उसका मतलब यही होता है कि डायरेक्शन क्या इक्वल है। इस केस में क्या था नेगेटिव वेक्टर में, आप ऐसा मत बोलना कि ये भी पैरेलल है। चलो ठीक है, बोल ही दे तो, बोल ही दो आपकी पैरेलल है, बट डायरेक्शन देखो, ये यहाँ की और लेफ्ट टू राइट, और ये राइट टू लेफ्ट, इनको अगर आप ऐसे बना के देखो, इन अगर मैं इसको नीचे ले लेता हूँ और आगे थोड़ा आगे पीछे कर लेता हूँ, तो ये कुछ ऐसे नहीं बनेंगे, है ना? एक आगे एक पीछे। और अब डायरेक्शन बताओ, अब यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, अब यहाँ पे एंगल बन रहा है 180 डिग्री का। और यहाँ पे समझ में आ रहा है ना यार, चल ठीक है, ये तो आगे पीछे, ये मतलब आगे की ओर जा रहा है, पीछे की ओर जा रहा है, तो इसलिए हम इसको पैरेलल नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं एंटी पैरेलल। ठीक है, जो आपका निगेटिव वाला केस है, उसमें हम ये नाम यूज करते हैं कि आपका जो वेक्टर है, इस केस में जब डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो दे आर एंटी पैरेलल। और यहाँ पे जहाँ डायरेक्शन भी इक्वल है ना, ये भी लेफ्ट टू राइट है, ये भी लेफ्ट टू राइट है, तब हम इसको बोलते हैं पैरेलल। और इस केस में आपका डायरेक्शन क्या है, इक्वल है। सो ये हो गया आपका इक्वल वेक्टर्स के बारे में। ऐसे दो वेक्टर्स या दो या उससे ज्यादा वेक्टर्स, पहली बात तो उनके वो फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हों, दूसरी बात कि वो मैग्नीट्यूड उनका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ऐसे वेक्टर को हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है आपका पोजीशन वेक्टर के बारे में। ठीक है, पोजीशन वेक्टर के बारे में। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, देखो, लेट से मैं यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ बना लेता हूँ, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई। ठीक है, और लेट से यहाँ पे कोई पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, लेट से पी पॉइंट है, और इस पॉइंट को मुझे अगर ओरिजिन से इस पॉइंट तक पोजीशन पता करना है, तो मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, और जनरली ये लाइन के यहाँ अगर आप एक एरो बना दोगे, तो ये बन जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर। समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया, सिंपल, यहाँ पे पॉइंट था, मुझे इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है विथ रेफरेंस टू दी ओरिजिन, ओरिजिन के अनुसार मुझे इसका पोजीशन बताना है। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, बस एक लाइन लूंगा, इस ओरिजिन से इस पॉइंट तक जोड़ दूंगा, और यहाँ पे मैं एक एरो बना दूंगा कि भाई मैं तो ओरिजिन से निकला था, और मैं कहाँ पहुंचा, मैं पॉइंट के पास पहुंचा, और हाँ मैंने उसकी पोजीशन भी निकाल ली। ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर। इसको अगर आप डेफिनेशन तौर पे लिखना चाहते हो तो ऐसा आप लिखोगे कि अ वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, है ना, एक पॉइंट या एक कोई पॉइंट पार्टिकल है, उसका ये पोजीशन दे रहा है एट अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, ओरिजिन के अनुसार, ओरिजिन के रेफरेंस में इस पॉइंट का ये पोजीशन डिफाइन कर रहा है ऑफ द चूजन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इससे जरूरी नहीं है कि ये एक्स और वाई वाले ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में बताएगा, ये 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में बता सकता है। अगर मैं यहाँ पे एक जेड वाला भी एक्सिस ले लूं, तो भी पोजीशन वेक्टर पॉइंट का पोजीशन बता सकता है। क्लियर हो रहा है चीज? ठीक है, तो हमने यहाँ पे और एक और चीज, थोड़ी एक चीज रह गई, कि ये जो पोजीशन वेक्टर, इसको भी हम डिनोट करते हैं विद दिस सिंबल, ऐसे आप बोल सकते हो, आर वेक्टर। ठीक है, जनरली ये चीज हम बार बार देखेंगे कि जो आर वेक्टर है, जनरली ये एक पॉइंट का पोजीशन बता रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर भी। ठीक है ना? क्लियर है सबको ये चीज? जैसे ही क्लियर है, तुरंत यार डाल दो कमेंट सेक्शन में कि आपको यहाँ तक क्लियर है। कुछ डाउट है, तुरंत आप पूछ सकते हो। ठीक है, फिर यार नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है यूनिट वेक्टर के बारे में। ठीक है, अभी ये क्या यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है? तो
लेट से एक वेक्टर में ले लेता हूँ पी वेक्टर, ठीक है। मान लेते हैं कि एक नॉन जीरो वेक्टर है, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ एजम्पशन हम लेके चल रहे हैं, एक वेक्टर है पी वेक्टर और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तब आप इस वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर लिख सकते हो, ठीक है। इस वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर लिखोगे, उसका जो सिंबल होगा कुछ ऐसा होगा यू। इसको हम कैप बोलते हैं, इसके ऊपर आपने जो टोपी पहनाई ना इसको, इसको हम बोलते हैं कैप, इसको आप यू कैप बोलोगे। और हम किसका निकाला यूनिट वेक्टर, पी वाले वेक्टर का, तो यहाँ छोटा सा आप पी बना दो, ठीक है। तो ये होगा आपका यूनिट वेक्टर ऑफ पी। इसका फॉर्मूला ये होता है कि आपका जो वेक्टर है ना, पी वेक्टर, उस वो यहाँ लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे उसके ही हम मैग्नीट्यूड से। ऐसे हम डिनोट करते हैं ना मैग्नीट्यूड को, जहाँ पे हम इसका अगर हम एरो हटा दें तो वो उसका मैग्नीट्यूड ही होगा। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया यूनिट वेक्टर का। और इससे होता क्या है ना, इससे ये होता है कि आप जब ये चीज़ लिखोगे ना, जैसे मान लो कि आपके पास जो भी ये वेक्टर है, ठीक है। इसको मैं कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेट्स से फाई आई कैप। अब ये क्या है, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, ये आई कैप मैंने क्या लिख दिया है। जनरली ये जो आई कैप है वो उसकी जो डायरेक्शन है वो बताता है, ठीक है। बाकी फाई इज द मैग्नीट्यूड, है ना। तो अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ उसके मैग्नीट्यूड से, तो यहाँ पे बस क्या रहेगा, फाई रहेगा। और डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, कुछ नहीं तो आई कैप रहेगा बस। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, वन है, ऐसा बोल सकते हैं। तो जो यूनिट वेक्टर होता है, इसका मतलब ये होता है, यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जो कि डायरेक्शन तो सेम बताएगा आपको, जो आपका पी वेक्टर का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन यहाँ पे शो करेगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आई कैप था तो यहाँ पे भी आई कैप ही है ना, मतलब क्या डायरेक्शन तो सेम ही शो कर रहा है। बट जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड वाले कितना था, 5 था, अब मैग्नीट्यूड कितना हो गया है, 1 हो गया है। अच्छा, 1 को ही हम यूनिट बोलते हैं बहुत बार, 1 को ही हम यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए नाम पड़ता है इसका यूनिट वेक्टर। डेफिनेशन ऐसी होती है इसकी, अ वेक्टर हैविंग अ यूनिट मैग्नीट्यूड, है ना, ऐसा वेक्टर जो कि एक यूनिट मैग्नीट्यूड लेके बैठा है इन अ गिवन डायरेक्शन। या जो आपका वेक्टर है ना, जो आपका पी वेक्टर था उसका जो डायरेक्शन था वही डायरेक्शन में इसका भी डायरेक्शन है। बस ऐसे हम वेक्टर को बोलेंगे यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ द वेक्टर, गिवन वेक्टर, एंड द मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे वेक्टर हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। जैसे देखो, यस, ये हो गया आपका लेट से पी वेक्टर, बड़ा सा दिख रहा है आपको। आपका यूनिट वेक्टर होगा वो छोटा सा होगा काफी। क्यों, ऐसे देखो, डायरेक्शन आपकी सेम ही है, जो आपके बड़े वेक्टर पी वेक्टर की है वही डायरेक्शन छोटे वेक्टर की भी है, ठीक है। डायरेक्शन में कोई चेंजेस है क्या, नहीं है। चेंजेस कहाँ है, चेंजेस है बस मैग्नीट्यूड में, जो मैग्नीट्यूड था 5 अब वो हो जाएगा 1। इसलिए देखो तो लेंथ क्या हो गई, छोटी हो गई, ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर। बस यही है। इसका हेल्प बहुत मिलता है यार, ये छोटी मोटी चीज नहीं, इसका हेल्प बहुत मिलेगा आपको, ये सब चीजों को आप याद रखो। इसका इंपॉर्टेंस है, मैं आपको बता दूं तो एक तो आप ये देख पा रहे हो कि ये जो यूनिट वेक्टर है क्या कर सकता है, ये मुझे वही मेरे ओरिजिनल वेक्टर की डायरेक्शन दे सकता है। मेरा जो ओरिजिनल वेक्टर है पी वेक्टर, उसकी डायरेक्शन ये भी दे रहा है। अगर मुझे कोई बता दे यार यूनिट वेक्टर क्या है, मुझे अगर ये वेक्टर दे भी ना, मुझे अगर यूनिट वेक्टर दे दे, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं बता सकता हूं कि अपने ओरिजिनल वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो क्या है, ठीक है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंस है, और भी चीजें मैं बोल सकता हूँ। जैसे अब मैंने यहाँ पे आई कैप बोल दिया तो उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि मैं अगर 3 एक्सिस बनाता हूँ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यहाँ पे एक बना लेता हूँ मैं जेड एक्सिस, ठीक है। सो अब ये 3 एक्सिस हैं और ये हम बनाते रहेंगे जब भी हम थ्री डायमेंशनल चीज़ों को स्टडी कर रहे होंगे। और यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे भी आपको हर एक डायरेक्शन में, चाहे वो एक्स वाले एक्सिस के डायरेक्शन में हो, चाहे वाई वाले एक्सिस के डायरेक्शन में हो, चाहे जेड वाले एक्सिस के डायरेक्शन में हो, हर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। यहाँ भी एक यूनिट वेक्टर है, यहाँ भी एक यूनिट वेक्टर है, और यहाँ भी एक यूनिट वेक्टर है। अब एक्स वाले एक्सिस के तरफ जो यूनिट वेक्टर है उसको हम बोलते हैं आई कैप, जो आप ऊपर देख रहे थे। वाई वाले वेक्टर पे यूनिट वेक्टर है, उससे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं जे कैप।
और जो z वाले एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर उसे हम बोलते हैं k कैप। ठीक है, तो ये जो i j k कैप हम पढ़ेंगे, इनका मतलब ये है कि i कैप इज द यूनिट वेक्टर in the direction of the x axis or the in the direction of the positive x axis. j cap is the unit vector in the direction of the positive y axis और k cap is the unit vector in the direction of the पॉजिटिव जेड एक्सिस। अब मैं पॉजिटिव वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, देखो जैसे कि वाई एक्सिस है, अगर ये पॉजिटिव है तो मैं अगर नीचे बनाता हूँ तो वाई एक्सिस में क्या मिलता है आपको, निगेटिव एक्सिस मिलती है। तो अगर यहाँ ऊपर जे कैप है तो ये हो जाएगा आपका माइनस जे कैप, इसलिए इसका बहुत ध्यान रखना है आपको, क्योंकि वेक्टर में पॉजिटिव नेगेटिव तो यार होगा ही होगा, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन होती है और वो अपोजिट भी तो हो सकती है। तो अगर अपोजिट होगी तो हम तुरंत क्या कर देंगे, यहाँ पे नेगेटिव साइन डाल देंगे, तो उसका ध्यान रखना है आपको। ठीक है, सेम गोज फॉर ये एक्स एक्सिस भी, अगर यहाँ पे आई कैप है तो ये हो जाएगा आपका माइनस आई कैप, फिर ये जो जेड है यहाँ पे इसका अपोजिट हो जाएगा माइनस के कैप। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो यूनिट वेक्टर आप थोड़ा याद रखो, क्योंकि हम जब भी किसी एक नॉर्मल वेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर रहे होगे तो हमें ये आई कैप जे कैप और के कैप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। ठीक है, मतलब हम एक वेक्टर क्वांटिटी को अगर स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो। सो लेट से मैं एक वेक्टर ले लेता हूँ ए वेक्टर और एक स्केलर ले लेता हूँ एस। ठीक है, सो ए वेक्टर इज अ वेक्टर और एस इज अ स्केलर। अगर ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा यही, दोनों को बस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, है ना। तो यही चीज आपकी होनी है कि आप जब एक वेक्टर और एक स्केलर को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई होंगे, बट उनमें मल्टीप्लाई क्या होगा, उनमें मल्टीप्लाई होगा उनका मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्या होगा, मल्टीप्लाई उनका मैग्नीट्यूड होगा, और साथ ही साथ उनकी जो यूनिट है ना वो भी चेंज हो जाएगी, जो यूनिट है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्या बोला, मैं समझ में आए। अगर मैं एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूं तो जो मल्टीप्लाई होगा उनका मैग्नीट्यूड होगा, और उनकी यूनिट है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। देखो, भरोसा नहीं मुझ पर तो देख लो। लेट से मान लेते हैं कि ए वेक्टर एक फोर्स वेक्टर है और इसका जो वैल्यू है लेट से वो है 5 न्यूटन, और जो स्केलर वाला जो क्वांटिटी है इसको मान लेते हैं ये टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लो कि ये कुछ 10 सेकेंड्स रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी वैल्यू लेट से 10 सेकेंड्स है। और जब मैंने अगर ए वेक्टर को एस से मल्टीप्लाई किया, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, 5n को मल्टीप्लाई करता हूँ 10 सेकेंड से, सो मुझे क्या मिलेगा, 5 × 10 = 50, और न्यूटन और सेकंड क्या रहेगा, साथ में रहेगा यहाँ पे। तो क्या जो ऊपर मैंने बोला था वही चीज यहाँ पे हो रही है। मैंने जब ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 5 और 10, 5 है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, 10 है एस वाले स्केलर का मैग्नीट्यूड। स्केलर में मैग्नीट्यूड तो होता ही है ना। तो दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मतलब जब मैं मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई एक्चुअल में क्या हुआ, उनका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हुआ। और देखो, ए का जो यूनिट था वो न्यूटन था, एस का जो यूनिट था वो सेकंड था, और मल्टीप्लाई होने के बाद आपको यहाँ पे जो न्यू यूनिट है वो क्या मिल रही है, न्यूटन सेकंड मिल रही है, जो कि बाकी दोनों से अलग है। एक का बस न्यूटन था, दूसरे का सेकंड था। अब जो न्यू यूनिट मिल रही है वो क्या मिल रही है आपको, न्यूटन सेकंड मिल रही है। तो मैं तो यही बोल रहा था ना कि मल्टीप्लीकेशन और वेक्टर एंड स्केलर में यही होता है, आप जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो यूनिट है वो भी चेंज हो जाएगी, यूनिट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी कि जो दोनों की यूनिट है वो वहां पे आपस में आ जाएंगे। ठीक है, सो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन के बारे में। अगर हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स की बात करें, मतलब अब मैं स्केलर को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, मैं दो लेट से वेक्टर्स ले लेता हूँ, और उनको हम कब ऐड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखो। मान लेते हैं कि मैं दो वेक्टर लेता हूँ, ये है आपका पी वेक्टर, ठीक है, और ये है आपका क्यू वेक्टर, ये दो वेक्टर्स हैं। वैल्यू भी लिख लेते हैं, लेट से जो पी वेक्टर है ये इसकी वैल्यू है 2 यूनिट्स। ठीक है, साथ में कुछ यूनिट हो सकती है, लेट से क्या पता आप यूनिट्स में कंफ्यूज हो जाओ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2 मीटर लिख लेता हूँ, और ये है 5 मीटर। ठीक है,
अब क्या होगा यहाँ पे, अब ऐसा कुछ होगा, और एक तो आप डायरेक्शन में देख रहे हो, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इज पैरेलल, डायरेक्शन सेम है। तो इस केस में कुछ ऐसा होगा कि आप जब रिजल्टेंट वेक्टर निकालोगे या रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे, तो क्या करेंगे हम दोनों के मैग्नीट्यूड को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। हम पी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को और क्यू वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे। क्यों मैं ऐसे ऐड कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे एक तो डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, तो ऐड हो जाएगा। अभी आप खुद सोचो कि मैं अगर यहाँ पे, अब यहाँ पे मान लो कि एक, लेट से यहाँ पे एक लेबर है, और वो लेबर क्या कर रहा है, इस बॉक्स को यहाँ की ओर पुश कर रहा है, और वो लगा रहा है 2 न्यूटन का फोर्स, काफी धीरे धीरे पुश कर पा रहा है, काफी हैवी लोड है। एक और आ गया लेबर, बोलता है भाई मैं भी तेरी हेल्प करता हूँ, और वो थोड़ा खा पी के आया, थोड़ा तंदुरुस्त है, वो लेट से 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है सेम डायरेक्शन में। तो जो आपका बॉक्स स्लोली स्लोली आगे जा रहा था जब पहला ही लेबर था, अब जब दोनों लेबर साथ में उसे धक्का मार रहे हैं, तो ये डेफिनेटली थोड़ा फास्ट जाएगा। क्यों फास्ट जाएगा, क्योंकि दोनों का जो फोर्स है वो ऐड हो गया है, और वो अब इसके ऊपर लग रहा है। 2 और 3 को जोड़ोगे कितना मिलेगा आपको, 5 न्यूटन। इतने का फोर्स अभी इसके ऊपर लग रहा है, और ये कब ऐड हुआ, जब डायरेक्शन क्या थी दोनों की, सेम थी। एग्जैक्टली मैं यही बताना चाह रहा हूँ। तो अगर पी वेक्टर वाले की जो जो मैग्नीट्यूड है वो 2 मीटर है, और क्यू वाले का 5 मीटर है, सो जोड़ के आपको मिल जाएगा 7 मीटर। ठीक है। सो जनरली एडिशन ऑफ वेक्टर्स कंसेप्चुअली तब पॉसिबल होता है जब दोनों ही वेक्टर्स, जितने वेक्टर्स हैं उनका जो डायरेक्शन है वो क्या रहे, सेम रहे। ठीक है, सेम रहे। बाकी सब्ट्रैक्शन की भी हम बात करें, अब सब्ट्रैक्शन में आप खुद समझ सकते हो कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कब होगा। अगर मेरा एक वेक्टर यहाँ पे पी वेक्टर, लेट से फोर्स की बात कर लेते हैं, लेट से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है यहाँ पे, और एक है क्यू वेक्टर जो कि 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, बट इन दी अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, बट इन दी अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर मुझे यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स यानी कि मैं बोल सकता हूँ जो टोटल फोर्स है, हमने इसके बारे में पहले बात भी की थी कि एक ऐसा फोर्स होता है या एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि 2 और मोर वेक्टर के द्वारा जो इफेक्ट क्रिएट हो रहा है उसको अकेले ही रिप्रेजेंट कर ले। ठीक है, तो इस केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर है अगर वही निकालो मैं, तो कैसे निकालेंगे, देखो पी वेक्टर आगे की ओर है, और ये है लेट से आपका जो क्यू वेक्टर है वो पीछे की ओर है। ठीक, सो खुद सोचो कि अगर ये सेम बॉक्स का मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर एक लेबर 5 न्यूटन के फोर्स से इसे यहाँ खींच रहा है, इसे यहाँ धक्का दे रहा है, और एक लेबर 3 न्यूटन के फोर्स से यहाँ धक्का दे रहा है, तो कौन सा लेबर जीतेगा, डेफिनेटली वाला लेबर जीतेगा क्योंकि ज्यादा फोर्स लगा रहा है। ठीक है, बट खुद सोचो कि जब धक्का लगा रहा होगा और यही जीत रहा है, बट जो भी आपका फोर्स है वो यहीं की ओर होगा, बट इतना फास्ट से थोड़ी जा पाएगा वो। अगर समझो ये वाला लेबर 3 न्यूटन वाला लेबर नहीं है यहाँ पे, बस 5 न्यूटन वाला लेबर है, और जब ये धक्का देगा तो ठीक ठाक स्पीड से जो बॉक्स है आगे की ओर जाएगा। बट क्योंकि ये 3 न्यूटन वाला जो बंदा है, ये भी यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, तो भले ही जीतेगा यही क्योंकि ज्यादा फोर्स ये लगा रहा है, बट थोड़ी तो जो फोर्स की वैल्यू है कम हो जाएगी ना, रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये कुछ ना कुछ अपोज कर रहा है आपके फोर्स को। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अगर मेरा 5 न्यूटन का जो फोर्स है, मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ पहले तो, जनरली यहाँ पे भी आपका जो है, मैं दोनों का जो है मैग्नीट्यूड लिखूंगा, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का। बट मेरा अगर पी वेक्टर यहाँ पे मैंने इसको अगर पॉजिटिव माना, तो क्यू वेक्टर इस वाले वेक्टर का अपोजिट नहीं दिख रहा है आपको, अपोजिट है ना, है ना, अपोजिट दिख रहा है। तो क्यू वेक्टर अगर पी वेक्टर का अपोजिट है, तो क्यू वेक्टर के साथ आप क्या लिखोगे, नेगेटिव साइन, या क्यू वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ आप क्या लिखोगे, नेगेटिव साइन यहाँ डाल दोगे। मैंने यहाँ पे रेफरेंस लिया, जैसे मैंने पी वेक्टर को अगर मैंने पॉजिटिव माना, इसके डायरेक्शन का लेट से अगर मैंने पॉजिटिव माना, तो जो क्यू वेक्टर है वो इस वाले डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है, इसलिए क्यू वेक्टर यहाँ पे आएगा नेगेटिव साइन के साथ। अब कर लो, अब जो भी कर रहे हो आप, अब यहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन भी देख रहे हो, सब्ट्रैक्शन हो चुका है, टॉपिक का नाम आ चुका है।
पी वेक्टर कितना था? 5 न्यूटन। और क्यू वेक्टर कितना है? 3 न्यूटन। कितना आया? 2 न्यूटन। ये है आपका रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, मतलब ये वो वेक्टर है जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है, कि दोनों की लड़ाई में 3 न्यूटन यहां मार रहा है फोर्स, 5 न्यूटन यहां पे फोर्स कर रहा है, लड़ाई में कौन जीता? 5 न्यूटन वाला। बट अब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 5 न्यूटन से घट के डिक्रीज होके क्या हो चुका है? 2 न्यूटन, क्योंकि अपोजिशन में ये भी तो है। समझ में? अब 2 न्यूटन का जो है रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है सेम डायरेक्शन में। बट इस केस में क्या हो गया? वही है कि मैग्नीट्यूड यहाँ पे माइनस हो गया, क्योंकि डायरेक्शन क्या थी? अपोजिट थी। एडिशन कब हुआ? जब डायरेक्शन क्या थी? सेम थी। ये कंसेप्ट है। एडिशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, दो वेक्टर लग रहे हैं एक जगह पे और डायरेक्शन अगर सेम है तो डेफिनेटली वो ऐड होंगी। सब्ट्रैक्शन भी ऑटोमेटिकली हो सकता है, अगर दोनों ही वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या अपोजिट है तो आप सब्ट्रैक्ट कर लो दोनों ही वेक्टर्स को। तो ये कंसेप्ट है, इस चीज को आप ऐसे समझो, डायरेक्शन के ऊपर ही आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक है वो है अपना ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वैसे। एक चीज, एक अधूरी जो नॉलेज है वो मैं आपकी पूरी कर देता हूँ कि जैसे हम देखते थे ना कि जो वेक्टर क्वांटिटी या कोई भी क्वांटिटी को हम वेक्टर कब बोलते हैं? जब उसमें मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, और डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, तो हम उसे वेक्टर बोलते हैं। बट अब एक चीज और, कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ एक चीज और चाहिए होती है, कि मेरा जो फिजिकल क्वांटिटी है वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए, ओबे करना चाहिए। समझ में आ रहा है? वेक्टर होने के लिए बस यही इनफ नहीं है कि मैग्नीट्यूड भी रहे और डायरेक्शन रहे बस। हाँ, भले ही आप आज तक पढ़ते आ रहे हो, बट ये आपका एक नॉलेज में एक अपडेट आया है। जैसे फोन में न्यू अपडेट आता है ना, वैसे नॉलेज में एक न्यू अपडेट आया है, इसको आप याद रखो कि वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इनफ नहीं है, आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी फॉलो करना चाहिए। अब बोलोगे ऐसा क्यों, क्या जरूरत है? इसकी जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। इसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं। ठीक है, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या लगता है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? तो पहले बात बोलोगे यार ठीक है, पहले बात तो इलेक्ट्रिक करंट जैसे कि 5 एम्पियर 10 एम्पियर ऐसे हम मेजरमेंट तो कर लेते हैं, तो ये वैल्यू तो हो गई मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो है इसमें। फिर डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो देखो, जैसे कि अगर एक सर्किट है ऐसे कुछ, यहाँ पे मैंने बैटरी लगा दी, तो जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में क्या होती है? फ्रॉम द पॉजिटिव साइड टू द नेगेटिव साइड। तो बोलोगे यार डायरेक्शन भी तो है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर अपना जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो होता है। तो आप यहाँ पे क्या कंक्लूजन दोगे मुझे? कि मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी, तो ये क्या होगा? वेक्टर होगा। बट यही तो बात है, ये वेक्टर नहीं है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, बट ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। यही कमी रह गई इसमें, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। अब सोच रहे हो कि यार ये है क्या, क्या चीज है, ये क्या तोप है? देखते हैं, वही तो अभी हम देखेंगे। ठीक है, टेंशन मत लो ये चीज का, बिल्कुल भी। अभी हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि मेरे पास दो वेक्टर है, ठीक है, एक है मेरे पास पी वेक्टर और एक है मेरे पास क्यू वेक्टर। इस फिगर को काफी ध्यान से आप लोग देखो, एक वेक्टर है पी वेक्टर, एक वेक्टर है क्यू वेक्टर, और ये दोनों वेक्टर सेम फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करनी चाहिए। वापस से, जैसे हमने एडिशन ऑफ वेक्टर या सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देखा, तो हमने यही बोला था कि जो आपके जो भी वेक्टर्स हैं दे शुड रिप्रेजेंट दी सेम फिजिकल क्वांटिटी। ऐसा ना हो कि एक फोर्स का वेक्टर है और एक डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक फोर्स है दूसरे फोर्स का वेक्टर हो, एक डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर दूसरा भी क्या हो? डिस्प्लेसमेंट का ही वेक्टर हो। सो पहले तो आपको क्या करना है, आपको ये दोनों को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है ना, मैंने ये वेक्टर पी वेक्टर यहाँ रख दिया और जो क्यू वेक्टर मैंने यहाँ रख दिया। इसको रखा कैसे मैंने वो भी देखना है आप। पी वेक्टर जहां पे खत्म हो रहा है, वहीं से क्यू वेक्टर क्या हो रहा है? चालू हो रहा है।
क्योंकि देखो यहाँ इसका टेल था, पी वेक्टर का यहाँ पे टेल है और यहाँ पे इसका हेड है। क्यू वेक्टर का पी वेक्टर के हेड के ऊपर अपना टेल है और यहाँ पे उसका हेड है। तो मैंने इसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया। अब मैं बता सकता हूँ मेरा रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। मेन ये कंसेप्ट रिजल्टेंट वेक्टर के ऊपर की है कि अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं तो मैं उनका रिजल्टेंट वेक्टर बता सकता हूँ। ठीक है, तो पहली बात पी वेक्टर इस दिशा में, क्यू वेक्टर इस दिशा में, तो मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कुछ ऐसे बनेगा कि मैं यही दो लाइन को ऐसे जोड़ूं कि मुझे एक ट्रायंगल दिखाई दे। मुझे क्या दिखे? एक ट्रायंगल दिखाई दे। और जो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट डायरेक्शन होगी। देखो मेरा पी वेक्टर की डायरेक्शन ये थी, फिर क्यू वेक्टर डायरेक्शन क्या थी? ऐसे थी। मतलब देखो डायरेक्शन एक फ्लो में जा रहा ना, एक एक जो चेन में वो डायरेक्शन फॉलो हो रहा है। समझ में आ रहा है? और इसके हिसाब से मेरा रिजल्टेंट वेक्टर जब बना तो देखो इसको घूमते हुए ऐसे आना चाहिए था ना। समझ में आ रहा है? लॉजिक समझ में आ रहा है? ऐसे आना चाहिए था, बट ऐसे नहीं आ रहा है। डायरेक्शन कैसे आ रही है इसकी? ऐसे आ रही है। तो रिजल्टेंट वेक्टर जनरली यही दोनों वेक्टर को आप जब ऐसे अरेंज करोगे तो रिजल्टेंट वेक्टर वो तीसरा साइड होगा ट्रायंगल का जिसका डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा दोनों के हिसाब से। दोनों का जो डायरेक्शन था उसको फॉलो करता डायरेक्शन इसका ऐसा मिलता, बट इसका अपोजिट क्या होगा? ऐसा होगा। तो यही आपका डायरेक्शन होगा रिजल्टेंट में। वही है यहाँ पे यार, वही चीज यहाँ पे लिखी भी हुई है स्टेटमेंट में, जो कि आप देख लो ध्यान से। इफ टू वेक्टर्स डिस्क्राइबिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी, दो वेक्टर मेरे पास है पी एन क्यू वेक्टर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सेम फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो भी इसका लेंथ है, पहले बात तो जो भी लेंथ होगा वो उसका मैग्नीट्यूड है। और यहाँ पे आप डायरेक्शन में देख पा रहे हो, जैसे कि आपका राइट टू लेफ्ट है पी वेक्टर, फिर नीचे से कुछ ऊपर की और आपका जा रहा है क्यू वेक्टर, और डायरेक्शन भी है इसका, है ना? तो हम इसको डिफाइन कर पा रहे हैं दोनों वेक्टर्स को बाय देयर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बाय द टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल। कुछ ऐसा आपने इसको रिप्रेजेंट किया है कि ये ट्रायंगल क्या दिख रहे हैं आपको? दो साइड दिख रहे हैं ना ट्रायंगल के, है ना? टेकन इन ऑर्डर। ये चीज समझ रहे हो आप? टेकन इन ऑर्डर मतलब क्या? वही फ्लो में, जिस फ्लो में पी वेक्टर गया उसी फ्लो में क्यू वेक्टर। ऐसा नहीं है कि पी वेक्टर यहां गया और क्यू वेक्टर नीचे की ओर आ गया, आके टकरा गया आपस में। ऐसा नहीं। पी वेक्टर जिस जिस ओरिएंटेशन में, उसी ओरिएंटेशन में आपको क्यू वेक्टर चाहिए, उसी फ्लो में चाहिए। ठीक है। देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड। तब वो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो? उसके मैग्नीट्यूड में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो और डायरेक्शन में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो बाय द थर्ड साइड। जो बचा हुआ थर्ड साइड है ना, वो जनरली क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा यही दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट वाला वेक्टर। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और कैसे रिप्रेजेंट कर रहा होगा? देखो एक तो यही दोनों लाइन को मैंने, यही दोनों पॉइंट को मैंने अगर जोड़ दिया तो ये हो गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये क्या हो गया? मेरा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन की बात मैंने जस्ट की कि ये दोनों वेक्टर की जो डायरेक्शन है ना, इनका जो डायरेक्शन का जो ओरिएंटेशन है, इसका एकदम अपोजिट वाला रहेगा आपका रिजल्टेंट। जैसे कि देखो ये ऐसे गया तो ये ऐसे आना चाहिए था, बट इसका अपोजिट है। रिजल्टेंट वेक्टर नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, अपोजिट सेंस में आपको मिलेगा डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। और एक चीज और आप याद रख सकते हो, देखो मेरा जो पी वेक्टर था उसका जो हेड था उस पे ही क्यू वेक्टर क्या था? टेल था। बट रिजल्टेंट वेक्टर का आप ध्यान से देखो, पी वेक्टर का जो टेल है वही रिजल्टेंट वेक्टर का टेल है, और क्यू वेक्टर का जहां पे हेड है वहीं पर रिजल्टेंट वेक्टर का भी हेड है। तो वही बोला है दैट इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट या फिर टेल, पी वेक्टर का जो, या बोलो जो फर्स्ट वेक्टर है मेरा, जो पी वेक्टर है उसका जो टेल है, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वहीं पे मेरा रिजल्टेंट वेक्टर का भी स्टार्टिंग पॉइंट है। और जो सेकंड वेक्टर का जो हेड है, सेकंड वेक्टर यानी कि क्यू वेक्टर का जो हेड है, वहीं पे आपका रिजल्टेंट का भी क्या है? हेड है। तो ऐसे आपका स्टेटमेंट बना है ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन का। दो वेक्टर जो कि आप ऐसे रिप्रेजेंट करो कि वो एक ट्रायंगल के दो साइड रिप्रेजेंट कर रहे हो, है ना? साइड का जो लेंथ होगा वो उन वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। और डायरेक्शन सेम सेंस की होनी चाहिए। अगर ये ऐसे है तो ये ऊपर की ओर होना चाहिए, ये ऐसे है तो नीचे की ओर, ये ना हो, सेम सेंस में डायरेक्शन हो। तब जो रिमेनिंग जो थर्ड साइड है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा हो? वो रिप्रेजेंट कर रहा हो रिजल्टेंट वेक्टर।
या वो जो साइड का जो लेंथ है ना, थर्ड साइड का जो लेंथ है, वो रिजल्टेंट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? वो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा होगा। बट डायरेक्शन ही बताना पड़ेगा। डायरेक्शन आप कैसे बताओगे? जिस सेंस में, जिस ऑर्डर में इनका डायरेक्शन गया है, उसका ही अपोजिट सेंस में। देखे, ये ऐसे गया तो ये ऐसे आना चाहिए था, बट ये ऐसे नहीं आ रहा, ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो इस डायरेक्शन में होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? ये चीज याद रखना। तो आप यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो कि भाई पी वेक्टर और क्यू वेक्टर को जोड़ के आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है। ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर यही होता है ना यार। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर होता है कि ये वो वेक्टर है जो कि दो या उससे ज्यादा वेक्टर्स के द्वारा जो इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, वही इफेक्ट को ये खुद से अकेले ही हैंडल कर ले, या ये सेम इफेक्ट ये अकेले ही दे दे। तो जनरली मैंने दोनों वेक्टर को जोड़ दिया। अभी इसमें आप टेंशन मत लो कि अरे डायरेक्शन दोनों की सेम नहीं है, उसका टेंशन मत लो, क्योंकि हम आगे पढ़ने वाले हैं कि हर वेक्टर में तीन कंपोनेंट होते हैं। ठीक है। एक तो आई कैप होता है, एक जे कैप होता है, और एक के कैप होता है। ठीक है। और जब हम जोड़ेंगे तो इसका भी वैसे आई कैप, जे कैप, के कैप होगा। और इनके डायरेक्शन में कोई दिक्कत होगी तो मैं निगेटिव में ये सब चीजों को देखूंगा। कोई भी चीज में अगर डायरेक्शन में कुछ भी अगर चेंजेस हुए, तो इनमें से कुछ निगेटिव हो सकता है, जे कैप निगेटिव हो जाए, के कैप निगेटिव हो जाएगा, तो उसका टेंशन मत लो। बाकी ये चीज आपको याद रखना है, जो कि ये आपका लॉ बोल रहा है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, कि जो दोनों वेक्टर हैं उनका रिजल्टेंट वेक्टर है, ये पता करने का ये लॉ है। और रिजल्टेंट वेक्टर होता क्या है? इट इज द सम ऑफ द टू वेक्टर्स। उससे ज्यादा वेक्टर होंगे तो उनको भी, बट हम उसको ट्रायंगल में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे ना, दो से ज्यादा वेक्टर होंगे तो, क्योंकि ट्रायंगल में तीन ही साइड होते हैं। दो साइड तो हमने वो दो वेक्टर को दे दिए जिसके हमें रिजल्टेंट वेक्टर निकालने हैं। अब तीसरा वेक्टर कोई आ जाएगा इनके अलावा, तब ये कहाँ जाएगा? ठीक है। इसलिए ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन में हम ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं, जहां पे दो वेक्टर्स हैं जिनका मुझे रिजल्टेंट फाइंड करना है, और रिमेनिंग साइड में आपका रिजल्टेंट वेक्टर शो हो रहा है। और हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे मैथमेटिकली, कि दोनों वेक्टर का जो एडिशन है वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर है। ठीक है। एडिशन ऑफ वेक्टर जो मैंने पहले बताया था, उससे आप कंफ्यूज मत हो, वो चीज बिल्कुल ट्रू है। ठीक है। बट आप याद रखो ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में भी कुछ यही कंसेप्ट हुआ था मेरा। मैंने एडिशन ही अप्लाई किया था वहां पे। बस वहां पे क्या हो गया था, देखो, एक वेक्टर पॉजिटिव था तो दूसरा वेक्टर क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में था। तो जहां पे मैं क्यू वेक्टर प्लस में लिखता था, मैं वहां पे क्या लिख देता था, क्यू वेक्टर माइनस में। तो सब्ट्रैक्शन इज अ केस ऑफ एडिशन ओनली। बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे डायरेक्शन सेम था, जैसे आपने एडिशन देखा तो डायरेक्शन सेम था। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में क्या हो गया था, एक का डायरेक्शन अपोजिट हो गया था। मतलब एक हिसाब से आप सोचो कि सब्ट्रैक्शन भी कैसे हो पाया, एडिशन के सेंस से ही हो पाया है, बस डायरेक्शन को मैंने निगेटिव सेंस से डिनोट कर दिया है। तो वैसे ही कभी भी आप रिजल्टेंट वेक्टर निकाल रहे होगे तो आप ऐड ही करोगे। किसी का डायरेक्शन अगर चेंज होता है तो होने दो, होगा, सॉल्व होगा, कोई इशू नहीं उसमें। ठीक है। तो ये हम मैथमेटिकली ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये कंसेप्ट को आप समझो, और इसके ऊपर हमें और सारी चीजें पढ़नी है, जैसे कि हमें देखना है कि कुछ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में ना, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। होप करता हूँ यार कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इन केस डाउट रहे कोई भी एक टॉपिक में, आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे रिजॉल्व करने की। बाकी एकदम बेसिक हमने आज देखा, जितना हो सकता है हमने थ्योरी देखा है, बेसिक बेसिक से। तो इनको रिवाइज करके आप नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल आना, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ध्यान रखो, और पढ़ाई करते रहो। मेरे लेक्चर को, मेरे इस चैनल को थोड़ा सा आप सपोर्ट करो। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कमेंट भरपूर करो। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके। थैंक यू सो मच। बाय बाय।